हेलो एवरीवन। मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ क्राफ्ट बाय सचिन में। हमने सेकंड ग्रेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम 2016 से 2025 तक आरपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए पिछले 8 एग्जाम्स में जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस कर रहे हैं। यह सीरीज ईयर वाइज और टॉपिक वाइज रहने वाली है जिसमें हम यह देखेंगे कि किस टॉपिक से किस साल कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं तथा किस टॉपिक में वे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जहां से आरपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है। इस सीरीज में हमने सेकेंडरी लेवल को कम्प्लीटली कवर कर लिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। और हमने ग्रेजुएशन लेवल की भी शुरुआत कर दी है। और ग्रेजुएशन लेवल में आज का हमारा टॉपिक है 3D और 3D को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। यह इसका पार्ट 1 है। और 3D के सिलेबस की बात करें तो इसमें स्फीयर, कोन और सिलेंडर, गोला, शंकु और बेलन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। अब इसमें 2022 से क्वेश्चंस की शुरुआत होगी क्योंकि 3D है, ग्रेजुएशन वाला 3D यह है हमारे सिलेबस में पहले नहीं था। आई मीन 2016 वाले पेपर, 2018 में, तब तक 3D ग्रेजुएशन वाला 3D है हमारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन ये ऐड कब से किया है? 2022 से। तो 3D के क्वेश्चन होंगे 2022 वाले पेपर से, 2022 वाले दोनों पेपर और 2024 वाले दोनों पेपर्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? रेखा दे रखी है एक, रेखा के सभी बिंदुओं के गोले, गोला दे रखा है एक, के सापेक्ष ध्रुवीय समतल जिस दूसरी रेखा से गुजरते हैं उसका समीकरण क्या होगा? तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि इस रेखा के इस गोले के सापेक्ष ध्रुवीय समतल किस रेखा से गुजरेंगे। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम इस दी गई रेखा पर एक पॉइंट लेंगे, कोई भी। मैं मान लेता हूँ जैसे अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा के निकाल ही लो पॉइंट बराबर लैम्डा लेके। तो इस रेखा को जो बराबर मैं रखूंगा, आर रख लेता हूँ। तो आर रखने पर पॉइंट क्या आएगा? इस रेखा पर किसी भी चर बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे? r+1। ठीक है, पक्षांतर करके 3r+2 और 4r+3। ये आ गए इस रेखा पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक, व्यापक बिंदु के निर्देशांक। अब हमें इस गोले के सापेक्ष ध्रुवीय समतल निकालना है। तो इस पॉइंट का निकाल दूं मैं। इस गोले के सापेक्ष ध्रुवीय समतल का समीकरण क्या होता है? आपको भी पता होगा, जैसे x² + y² में एक बार लिख देता हूँ, +z² = a² का बिंदु x1 y1 z1 के सापेक्ष ध्रुवीय समतल का समीकरण क्या होता है? x(x1) + y(y1) + z(z1) = a²। तो इसी इसी को रखेंगे हम इस फॉर्मूले में ना। तो रखते हैं इस बिंदु के सापेक्ष, इस बिंदु का गोले के सापेक्ष हमें क्या निकालना है? ध्रुवीय समतल। तो रखो r+1 x + 3r+2 y। ये ध्रुवीय समतल निकालना आना चाहिए। ध्रुवीय समतल, स्पर्श समतल, दोनों का निकालने का तरीका एक ही होता है ना। 4r+3 z = 8। अब मैं इसे किस तरह से लिख सकता हूँ? देखना, मैं r के गुणांकों को एक साइड में रखूंगा और बचे कुछ गुणांकों को एक साइड में। तो x + 2y + 3z -8। मैंने बचे कुछ गुणांक एक साइड ले लिए, प्लस r में कॉमन लेता हूँ उनमें से। ये क्या आएगा? x + 3y + के 4z = 0। अब इसको ध्यान से देखिए, हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है। क्या पूछ रहा है? जिस दूसरी रेखा से गुजरते हैं उसका समीकरण क्या होगा। एक बात बताओ, ये दोनों क्या है? समतल। ये पूरा समीकरण क्या है? स्पर्श समतल। किसका? इस बिंदु के सापेक्ष, इस बिंदु का इस गोले के सापेक्ष। तो स्पर्श समतल किन दो समतलों के प्रतिच्छेदन से बन रहा है? इन दोनों के। तो ये दोनों जो होंगे ना, इन दोनों की जो प्रतिच्छेदन रेखा आएगी वह हमारी अभीष्ट रेखा आएगी जो हमें निकालनी है। ठीक है, तो इन दोनों का प्रतिच्छेदन करवा दो बस। एक तो समीकरण ये आ गया समतल का, और दूसरा समतल ये रहा। तो दोनों को 0 के बराबर रख देंगे। x + 2y + 3z -8 = 0। और दूसरा क्या है? x + 3y + के 4z = 0। ऑप्शन नंबर देखना, ऑप्शन नंबर 1 में बैठ रहा है ना, तो आंसर हो जाएगा ये। इसमें पॉइंट नहीं पूछा, स्पेशल पॉइंट का ध्रुवीय समतल नहीं पूछा हमसे, पूरी रेखा का पूछा है। तो रेखा का ध्रुवीय समतल आएगा, वो भी एक रेखा ही आएगी। इस रेखा के सभी बिंदुओं के ध्रुवीय समतल इस रेखा पर, ध्रुव इस रेखा पर स्थित होंगे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में देखिए, प्रश्न दे रखा है एक, ax² + by² + cz² = 1।
क्या है ये, या तो दीर्घवृत्त है या फिर अति परवलय है ना, कि अनुमालूपी बेलन जिसके जनक जेड अक्ष के लंबवत हैं, तो समतल उसका उस जो अनुमालूपी बेलन आएगा ना, ऐसा अनुमालूपी बेलन जिसका पृष्ठ तो दे रखा है ये, और जनक दे रखा है जेड अक्ष के लंबवत, उस अनुमालूपी बेलन के समीकरण में जब जेड बराबर जीरो रखेंगे, समतल जेड बराबर जीरो से प्रतिच्छेद करवाएंगे, तो क्या वक्र आएगा। काफी लेंदी क्वेश्चन है ना ये। कितना लेंदी जाएगा एक बात बताओ। इसमें आपको सबसे पहले तो इक्वेशन निकालना पड़ेगा, किसका, शंकु का, शंकु नहीं बेलन है ना, सिलेंडर का। सिलेंडर का आपको इक्वेशन निकालो, उसका जेड बराबर जीरो से प्रतिच्छेद करवाओ, उसके बाद चेक करो कि जो प्रतिच्छेद आया है वो परवलय है, रेखा है, वृत्त है, दीर्घवृत्त है। अब एक बात बताओ, अगर हम जनरल वे में इसको करेंगे तो केवल बेलन का समीकरण निकालने में ही हमको 5 से 6 मिनट लग जाएंगे ना, सामान्य तरीके से करेंगे, नॉर्मल तरीके से तो काफ़ी लेंदी जाएगा। पहली बार तो एग्जाम हॉल में कैसे सॉल्व करना है, देखो इस पर करना गोला, सेकंड राउंड में देखना है ना। तो शुरू करते हैं, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसकी, आपको पता होगी वैसे। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती, बस जो हमारा मेन तरीका होता है ना, उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, उसमें से हम स्टेप्स को कट करते हैं। कैसे करते हैं सुनो, ये पृष्ठ दे रखा है और किसी भी पृष्ठ का अनुमालूपी बेलन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है S1 = T²। अब आप बोलोगे कि ये कहाँ से आया, S1 बराबर T² होता है, आपने पढ़ा होगा अनुमालूपी बेलन का समीकरण। जब हम इससे शंकु का समीकरण निकालते हैं ना, शंकु के समीकरण में एज इट इज रखते हैं तीनों को, लेकिन जब बेलन का समीकरण निकालते हैं ना, ये डिफरेंस है, याद रखना, यही एग्जाम में फंसता है। बेलन है, बेलन का समीकरण निकालेंगे ना तो S1 और T में से जो हमारा कांस्टेंट पद होगा उसे हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो करते हैं, बेलन है तो इसमें हम कांस्टेंट पद नहीं लिखेंगे, किसमें, S1 में और T में, ठीक है। लगाते मैं डायरेक्ट लगाऊंगा है ना, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, एग्जाम में करने लायक नहीं है, लेकिन बता देता हूँ एक बार कैसे होगा। पृष्ठ है, अनुमालूपी बेलन निकालना है, S1 में निकालना है। S क्या है, S तो यही होता है खुद वक्र, S होता है वो यही वक्र होता है। और मैं मान लेता हूँ इस पर, जैसे S1 के लिए मैं कोई पॉइंट मानूंगा, पॉइंट नहीं डायरेक्टली एल एम एन मानते हैं, LMN, जनक के जो पे होते हैं ना द्विकोणपात, उनको मानते हैं LMN। और यहाँ पर जनक क्या दे रखा है, जेड अक्ष के लंबवत, मतलब L, M, 0। अब मैं L और M को भी 1, 1 मान लेता हूँ, सिंपल करने के लिए है ना, हमें सिर्फ सॉल्व करना है। तो मैंने मान लिया L बराबर 1, M बराबर 1 और N बराबर 0, ठीक है। N बराबर 0 क्यों माना, क्योंकि लंबवत है ना। तो करते हैं शुरू से, निकालो इसका अनुमालूपी बेलन का समीकरण। S बराबर क्या हो जाएगा, x² प्लस k by² एज इट इज होता है, S तो यही है ना, CZ² -1 -1 बराबर S1 क्या होता है, इसमें पॉइंट रखते हैं हम, पॉइंट नहीं LMN रखते हैं, जनक के दुकान पात तो रखो, AL² प्लस के BM² प्लस के CN²। एक चीज याद रखना, इसमें एक को मत रखना, -1 को इधर ला के, है ना। वही तो मैं बोल रहा था, बेलन में कांस्टेंट नहीं रखते, S1 और T में बराबर, S1 = T²। T कैसे निकालोगे, LMN से, ALX प्लस के BM/, प्लस के CNZ का होल स्क्वायर, ये होगा भाई। पता है तरीका तो ठीक है, नहीं सामान्य तरीके से कर लेना, उससे बहुत ज़्यादा लेंदी जाएगा, है ना। सिर्फ इससे करेंगे हम, S1 बराबर T² से। ये हो गया S, ये S1, ये T²। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने आपको क्या बताया, L बराबर M बराबर 1, हमने मान लिया, जेड अक्ष के लंबवत है तो N बराबर 0, और जेड बराबर 0 से प्रतिच्छेदन करवा रहा है ये समतल से, तो मैं इसको भी डायरेक्टली चारों वैल्यूज को एक साथ रख दूंगा मैं ना। बाद में भी तो बोल रहा है जेड बराबर 0 से प्रतिच्छेदन करो, अभी करवा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, रखो इसमें। तो ये क्या आ जाएगा, AX² प्लस के BY² और जेड की वैल्यू 0 तो -1। अब ये क्या है ये बताना, इसमें क्या आएगा, AL² प्लस के BM², सॉरी L और M की वैल्यू रख ही दो ना, A प्लस B, N की वैल्यू 0 = ये क्या आया, AX प्लस के BY का होल स्क्वायर। अब ये द्विघात समीकरण है। अब कैसे पता चले परवलय है, सरल रेखा है, वृत्त है, दीर्घवृत्त है, कैसे पता चलेगा। सबसे पहले हम इसको जमा लेते हैं फॉर्म में। तो x² का गुणांक क्या आएगा ये बताओ, इधर क्या आएगा, A² प्लस AB,
इधर आएगा ए स्क्वायर, जब इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो केवल ए बी बचेगा, ए बी एक्स स्क्वायर। इसी तरह से बाई स्क्वायर का गुणांक क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए बी, इधर से बी स्क्वायर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए बी बाई स्क्वायर। और इधर से देखो एक्स वाई का गुणांक आएगा, वो माइनस में हो जाएगा, टू ए बी एक्स वाई, और माइनस का क्या बचा, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अब एक बात बताओ, अब इसे कैसे पहचानोगे कि ये दीर्घवृत्त है, परवलय है, या क्या दे रखा है, सरल रेखा है कि ये वृत्त है। आपने 12th क्लास में वो नहीं पढ़ा, संक परिच्छेद, 11th पढ़ा था, 12th में 11th में, तो उसमें एक चीज होती थी, एच स्क्वायर लेस देन इक्वल ग्रेटर देन ए बी, है ना। वहां पर चलो मैं कैपिटल लिख लेता हूँ, यहाँ मैच कर जाएंगे। तो ये क्या होगा, क्या होता था वहां पर, एच स्क्वायर लेस देन इक्वल ग्रेटर देन ए बी, कैपिटल मान लेता हूँ ए बी। जब एच स्क्वायर लेस देन ए बी होता था ना, तो होता था दीर्घवृत्त बराबर पर परवलय और ग्रेटर देन पर दीर्घवृत्त, सॉरी दीर्घवृत्त यहाँ, अति परवलय यहाँ, और यहाँ पर परवलय। तो बस वही लगाएंगे, एच स्क्वायर, एच और ए बी की तुलना करेंगे। अब मुझे बताना आप, एच क्या है, ए क्या है और बी क्या है। एच क्या होता है, एक्स वाई के गुणांक का आधा, तो एच क्या हो गया, आधा गुणांक का ए बी, तो एच क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एच स्क्वायर लगाना है ना। और ए बी क्या होता है, एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर का गुणांक, इन दोनों का गुणांक करो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब देखो ये बराबर है ना, और बराबर पर क्या होता है, परवलय, पैराबोला। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, मतलब कितना लेंथी क्वेश्चन है ना, और तरीके से भी नहीं किया हमने, एकदम सबसे शॉर्ट तरीका हो सकता है ना वो अपनाया है। अगर हम तरीके से करने बैठ जाते इस कान वालों के बेलन निकालने, तो कम से कम 10 मिनट का क्वेश्चन है, एग्जाम में छोड़ना है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोई भी टॉपिक पर मतलब 150 क्वेश्चन थोड़ी ना करने हैं आपको, एग्जाम हॉल में 150 क्वेश्चन नहीं करने। 150 में से एग्जाम के लेवल के हिसाब से 90 to 110 ये होता है अच्छा। अगर पेपर टफ है तो 90, और पेपर सरल है तो 110, ये होता है अच्छा स्कोर। फिर भी मान के चलें 40 क्वेश्चन तो आपको छोड़ने हैं ना, मतलब एवरेज मान के चल रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान मत देना। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण निकलवा रहा है, जिसकी अक्ष दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है, ठीक है। इस तरह के लंबवृत्तीय बेलन को के क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं, एक तो हमारा बुक वाला जो काफी लेंदी पड़ता है, और दूसरा शॉर्ट मेथड जो मैं आपको बताऊंगा, है ना, जिसमें हम केवल देखकर इंस्पेक्शन से आंसर टिक कर देंगे, मुश्किल से 5 सेकंड में, है ना। तो सबसे पहले बुक वाले तरीके को बताता हूँ कैसे करते हैं। जनरली हम कैसे करते हैं, लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण निकालते हैं तो सबसे पहले हम बेलन बनाते हैं, लंबवृत्तीय बेलन है, अक्ष दे रखी है ये रही, अक्ष क्या है ये, और इस पर मैं कोई पॉइंट मान लेता हूँ पी, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, बेलन पर। इस पर कोई पॉइंट मान लो, अक्ष पर, अक्ष किस बिंदु से गुजरती है देखना, कोई भी एक बिंदु ले लो अक्ष पर, कोई भी 0,0,0 से गुजरती है ना, अक्ष का समीकरण से पता चल रहा है। अब इस पर मैं कोई ऐसे लंब डालता हूँ अक्ष पर, और इनको मिलाता हूँ, मान लिया ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट एन, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, और इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस। तो लगाओ ओपी की वैल्यू, ओपी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। माइनस करेंगे ना तो ओपी का स्क्वायर है इक्वल टू, ओपी स्क्वायर इक्वल टू एन पी स्क्वायर, एन पी क्या है, त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी है, 5, तो 5×25, प्लस प्लस थोड़ा लंबा जाएगा, मैं उसे इधर लिखता हूँ। तो अब बताओ ओ एन कैसे निकालोगे, ओ एन निकालेंगे ओपी का ओ एन पर प्रक्षेप, वो ऐसे निकालते हैं, एल एक्स माइनस अल्फा प्लस एम एन माइनस गामा, इस तरह से देखो कैसे निकालते हैं। एल बराबर 2, एल एम एन क्या है नीचे, है ना, दुकान पाते हैं ये जनक के 2 3 6, तो एल बराबर 2, x-2 प्लस एम क्या है यहाँ पर 3, y-3 प्लस एन 6, z-6, अपॉन अपॉन में क्या आएगा, अंडर द रूट एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर आता है, तो होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एल स्क्वायर बराबर 4, एम स्क्वायर बराबर 9, एन स्क्वायर बराबर 36, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से जब हम सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लेंदी जाएगा, है ना, आंसर तो आ जाएगा लेकिन काफ़ी लेंदी जाएगा, इसका इससे गुणा करोगे, पक्षांतर करोगे। मैं आपको उसकी डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ, इस पर ध्यान देना, अभी तक समझ में नहीं आया हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंब वृत्तीय बेलन का समीकरण जब हमसे निकलवाए और अच्छे दे रखी है x/2, कुछ भी दे रखी हो, बराबर 22/3 बड़ा बराबर z/,
6, ठीक है। ये दे रखी हो, अच्छा कोई भी दे रखी हो, तो जो लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण आएगा ना इक्वेशन, उसमें एक्स वाई का गुणांक, वाई जेड का गुणांक और जेड एक्स का गुणांक कैसे पहचानोगे डायरेक्टली? देखो, एक्स वाई का गुणांक देखना है तो एक्स और वाई के नीचे देखो, दोनों प्लस के हैं, इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस का आएगा, तो इसका मतलब बेलन के समीकरण में गुणांक माइनस का आएगा। वाई और जेड का गुणा करेंगे नीचे से इन तिकन पातों का, तो प्लस का आएगा, समीकरण में माइनस का आएगा। एक्स और जेड के गुणांकों के तिकन पातों का गुणा करेंगे एक्स, तो नीचे प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। कहने का मतलब ये है, मैं दोबारा लिखता हूँ इसको, है ना, बेलन की अक्ष दे रखी हो एक्स बटे एल इज इक्वल टू वाई बटे एम इज इक्वल टू जेड बटे एन। तो इस क्वेश्चन में द्विकन पातों का गुणा करो, ठीक है, और जो भी उसका साइन आए, चिन्ह साइन आए, उसको उल्टा कर दो। किसमें? इक्वेशन में, किसके में? लंबवृत्तीय बेलन के में, ठीक है। बस देख लो, तीनों पॉजिटिव है यहाँ पर, तो तीनों का गुणा करोगे तो जो लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण आएगा उसमें तीनों नेगेटिव आएंगे, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, तीनों नेगेटिव आएंगे। देखो किस ऑप्शन में बैठ रहे हैं, इसमें देखो ये प्लस का है तो ये नहीं बैठेगा, इसमें तीनों बैठ गए, इसमें नहीं बैठ रहे, इसमें नहीं बैठ रहे, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर है। बताओ कितना कितना वक्त लगा इसको करने में? सिर्फ हमको यह देखना है कि नीचे के दकन पातों का गुणा करो, अगर जो भी आ रहा है प्लस या माइनस उसका उल्टा आएगा लंबवृत्तीय बेलन के समीकरण में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन इज चेक करने, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। रेडी है ना हमारी ग्रेजुएशन वाली? इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो लेंथी होते हैं, उनको सॉर्ट करो कैसे भी करके। तो लंबवृत्तीय बेलन के लिए आपको विधि पता चल गई, और इस विधि को डाउट मत करना, ठीक है। मैंने ग्रेजुएशन की जो बीएससी बुक है ना जेपीएच की, उसके लगभग लंबवृत्तीय बेलन के सभी क्वेश्चन इस ट्रिक से हो रहे हैं, है ना। बाई ऑप्शन मैंने कई एमसीक्यू भी किए हैं, सब में बैठ रहा है क्वेश्चन ये विधि, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे? यदि एक समीकरण दे रखा है, गोले का समीकरण है, ये दे रखा है गोले का समीकरण, और जहां पर ए बी सी के अचर है तो इसकी त्रिज्या बतानी है। बस हमें गोले के समीकरण के वो लगाने हैं, इसमें कुछ ही नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। गोले के समीकरण में क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का गुणांक समान होता है, मतलब ए इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू बी, तो ए और बी की वैल्यू तो आ गई, ठीक। गोले के समीकरण में एक्स वाई का गुणांक 0 होता है, मतलब ये गुणांक 0 है, 2a ए इज इक्वल टू 0। अब ए बराबर तो 2 है, ए बराबर तो 0 हो नहीं सकता, तो हम क्या लेंगे? के बराबर 0, ठीक है। के बराबर 0 आ गया, सभी वैल्यू निकल गई मेरे हिसाब से, तो सी तो इसमें कहीं है ही नहीं, इसने सी दिया है ना नीचे, ठीक है। तो निकालो समीकरण क्या आएगा इससे गोले का, सेट करो, 2x स्क्वायर प्लस के 2y स्क्वायर प्लस के 2z स्क्वायर, ये 0 तो माइनस के 2z, और a बराबर 2 है तो -2 इक्वल टू 0, 2 से भाग दे दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस का जेड और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। बस इस गोले की त्रिज्या बतानी है। त्रिज्या त्रिज्या कैसे निकालते हैं? अंडर द रूट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी, ठीक है। यू बी डब्ल्यू क्या है? केंद्र है, माइनस का यू माइनस का बी माइनस का डब्ल्यू निकालो, यू बी तो 0 आएंगे, और डब्ल्यू क्या आएगा? केंद्र है गोले का, है ना, केंद्र 1/2, और डी बराबर क्या है? -1। जब इसमें रखेंगे ना इस इक्वेशन में तो क्या आएगा? 1/4, और माइनस माइनस प्लस 1, अंडर द रूट 1/4 प्लस 1 मतलब अंडर द रूट 5/4, और अंडर द रूट 5/2। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यह सिंपल क्वेश्चन था। एक लंबवृत्तीय शंकु के 3 परस्पर लंबजनक हैं, ठीक है, लंबवृत्तीय शंकु है, 3 परस्पर लंबजनक हैं, तो उसका अर्धशीर्ष कोण हमसे पूछा है। डायरेक्टली आपको पता होगा, मैं मुझे उम्मीद है आपसे, है ना, लेकिन नहीं पता हो तो डायरेक्टली याद रखना। 3 परस्पर लंबजनक दे रखे हो, जनक, उसका आंसर होता है tan−1√2, ठीक है, अर्धशीर्ष कोण। यहीं पर अगर 3 परस्पर लंबवत स्पर्श तल या स्पर्श समतल बोल देता वो, तो क्या होता वो अर्धशीर्ष कोण? तब होता cot−1√2, ठीक है। इस चीज को डायरेक्टली याद रखना, कई जगह डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ना, एक दो बार आया भी हुआ है क्वेश्चन सेम। अभी तक सिर्फ लंबजनक पूछा है, स्पर्श तल को लंबवत नहीं करवाया उसने, तो इसको याद रखना अगली बार के लिए। ये आया कैसे वो देखते हैं ना।
हम ना ग्रेजुएशन को थोड़ा सा धीरे से पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि मैं मानता हूँ आप में से बहुतों ने नहीं पढ़ी होगी। तुलनात्मक रूप में सेकेंडरी के जो सेकेंडरी लेवल था ना, 10th लेवल, उसके क्वेश्चन मैंने काफ़ी फास्ट और काफ़ी स्पीड से कराए हैं, क्योंकि वो सब आपने पढ़ रखा है, सिर्फ हमें फॉर्मूला ही तो लगाना है। लेकिन ग्रेजुएशन को हम थोड़ा सा धीरे और समझ के लेके चलेंगे, अंडरस्टैंडिंग विकसित करेंगे इसके प्रति। तो आते हैं क्वेश्चन पर। आंसर तो हमने निकाल लिया 10 √2, लेकिन आया कैसे एक बार वो बता देता हूँ। एक लंबवृत्तीय शंकु ले लो, तीन परस्पर लंबजनक। तो हमें तीन परस्पर लंब डायरेक्टली हमें पता होता है क्या होते हैं। एक सेकंड, एक्स वाई जेड हमने नहीं लिखा, एक्स वाई जेड तीनों ही लंबवत होते हैं परस्पर। अच्छी ले लो ना। जेड अक्ष को मैं किसी को ले लूँ, बाई अक्ष को मैं क्या मान लेता हूँ, बाई अक्ष को इसकी अक्ष मान लेता हूँ, तो इस तरह से बनेगा ये बन गया शंकु। इसका अर्ध कोण मैंने ले लिया अल्फा। अब एक बात बताओ, ये ऐसे लंबवृत्तीय शंकु का समीकरण जिसके अक्ष बाई अक्ष है और अर्ध शीर्ष कोण अल्फा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, और शीर्ष मूल बिंदु है ना। अब इसको मैं निकाल के नहीं बताऊंगा कि कैसे आया। तो ये क्या आएगा, बाई अक्ष है तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू बाई स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। ये होता है उस शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु है और अक्ष बाई अक्ष है, ठीक है। ये निकाल लेना कैसे आया। अब कैसे करेंगे, बस हमें तीन परस्पर लंबजनक की डेफिनेशन लगानी है, प्रॉपर्टी लगानी है। कैसे लगाएंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, एक्स स्क्वायर, ये क्या है माइनस के जेड बाई स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, और प्लस का जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब एक बात बताओ मुझे, तीन परस्पर लंबजनक होने की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के गुणांकों का योग जीरो आना चाहिए। तो कर दो गुणांकों का योग जीरो, वन माइनस वन प्लस के टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू जीरो। इससे आएगा हमारा टेन स्क्वायर अल्फा बराबर टू। तो टेन अल्फा बराबर √2, टेन अल्फा है ना, तो टेन अल्फा क्या आ गया, टेन इनवर्स √2, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये डायरेक्टली याद रखना आप, लंब जनक के लिए टेन इनवर्स √2 ये पूछा गया क्वेश्चन पहले, और इसी के लिए अगर पूछ ले वो स्पर्श समतल, तीन परस्पर लंब स्पर्श तल हों, तो उसके लिए अर्ध शीर्ष कोण होता है कॉट इनवर्स √2। ये पूछा नहीं गया है, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। बिंदु दे रखा है, एक बिंदु से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण बताइए जो इस गोले को इस बिंदु पर स्पर्श करता है। अब क्वेश्चन को हैंडल करने का यही तो तरीका होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक कई तरह के होंगे इसमें स्टूडेंट कैंडिडेट जो करेंगे इस क्वेश्चन को। कोई तो करेगा ही नहीं कि मैंने 3D नहीं पढ़ी, ठीक है, उसको तो रहने दो। अब एक इंसान है जो कैसे करेगा, इस बिंदु से गुजरने वाले गोले का समीकरण वो बनाएगा व्यापक समीकरण, फिर उसमें इसको निकालेगा, फिर दूसरे बिंदु से उस गोले की स्पर्श रेखा का प्रतिबंध लगाएगा, दोनों स्पर्श करते हैं तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के ऐसे लगाएगा, वो डी बराबर R1 प्लस R2। वहां से समीकरण बनाएगा बहुत सारे, फिर इस बिंदु पर स्पर्श करवाएगा, तो काफी लेंदी करेगा। और तीसरा वाला होता है स्मार्ट, ठीक है। हमें तो बस क्वेश्चन करना है एग्जाम में कैसे भी हो, है ना, तुक्का नहीं मारेंगे, तरीका लगाएंगे, लेकिन तरीका भी जल्दी से कैसे। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, इस बिंदु से गुजरता है, जो समीकरण हमें निकालना है गोले का, वह गोला इस बिंदु से गुजरता है। तो एक बात बताओ, चार ऑप्शन में मैं ये बिंदु रख के नहीं देख सकता। हो सकता है एक दो ऑप्शन टिक कर जाए, शायद दो ऑप्शन में एक ही आंसर आ जाए, तो हमारे पास दूसरा बिंदु भी तो दे रखा है, ये दोनों का स्पर्श बिंदु है, तो ये भी उस गोले पर होगा। तो दोनों को सेटिस्फाई करवा लो, कौन सा सेटिस्फाई कर जाए वही हमारा आंसर है, ठीक है। करो तो। इस बिंदु को मैं इस चार ऑप्शंस में रख के देखता हूँ कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। पहले ऑप्शन में देखो, 1 और 1 2, 2 + 24 26, 26 और 17 43, 43 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 23, ठीक है। दूसरे में दे रखा है 43, तो नीचे दूसरे में बैठ गया, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरे में बैठ रहा है क्या, तीसरे में यहाँ 17 है तो ये भी नहीं बैठ रहा। चौथे में यहाँ पर क्या है 23 है, तो ये भी नहीं बैठ रहा। इस बिंदु को इन चार ऑप्शंस में से केवल ऑप्शन नंबर 1A सेटिस्फाई कर रहा है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इस बिंदु को केवल ऑप्शन नंबर 1 का गोला सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। हमें पूरा क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी और वहाँ आंसर आ गया, ठीक है। तरीके से ये 4-5 मिनट का जाएगा, नहीं करना उससे, है ना, एग्जाम हॉल में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
एक्स वाई समतल के समांतर समतल द्वारा, कोई समतल है एक्स वाई समतल के समांतर, बताओ एक्स वाई समतल है कोई, उसके समांतर समतल क्या आएगा? जेड बराबर जीरो मत रख देना, वो भी समांतर है लेकिन हमसे जेड बराबर जीरो थोड़ी बोल रहा है, समांतर तो कुछ भी हो सकता है, तो जेड बराबर सी, कांस्टेंट कुछ भी ले लो, एक दो तीन कुछ भी, तो मैंने सी ले लिया। तो एक्स वाई समतल के समांतर समतल आ गया। समतल द्वारा क्या कह रहा है? शीर्ष मूल बिंदु वाले तथा आधार वक्र दे रखा है, शीर्ष मूल बिंदु दे रखा है, शंकु का काटा गया अंतखंड क्या होगा? ये हमसे क्या कह रहा है? शीर्ष मूल बिंदु वाले और आधार वृत्त ये दे रखा है, वाले शंकु का जो समीकरण आएगा ना, उसे जब हम इस समतल से प्रतिच्छेद करवाएंगे तो वो क्या आएगा? तो सबसे पहले तो शंकु का समीकरण निकालना पड़ेगा, फिर उसे इस समतल से प्रतिच्छेद करवाएंगे, है ना। तो करते हैं, सबसे पहले तो शंकु का समीकरण निकालो। एक चीज देखो क्वेश्चन में, शीर्ष मूल बिंदु वाले शंकु का जो इक्वेशन होता है आपने पढ़ा होगा, वह क्या होता है? सम द्विघाती, आपने पढ़ा है ना। जिस शंकु का शीर्ष मूल बिंदु होता है उसका समीकरण समद्विघाती होता है, या फिर जो समीकरण समद्विघाती समीकरण होता है उसका शीर्ष मूल बिंदु होता है, ठीक है। तो करते हैं, कैसे निकालोगे इस आधार वृत्त से द्विघात समीकरण कैसे बनाओगे? क्या दे रखा है? बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और दे रखा है एक्स बराबर ए। व्यापक द्विघात समीकरण बनाओ, व्यापक नहीं, द्विघात समीकरण कैसे बनाओगे? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? डॉट वन, और इसे क्या लिख सकता हूँ मैं? एक्स बटे ए बराबर वन, दोनों तरफ स्क्वायर करना है इसका। तो एक बराबर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। तो बी डॉट एक की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, कोई दिक्कत थोड़ी है। बस दोनों से हमें द्विघात बनाना है, सम द्विघात बनाना है, सभी पदों में एक्स वाई जेड की टोटल घातें समान होनी चाहिए, वो भी दो। कर दो पक्षांतरण, ए स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आ गया किसका समीकरण? हमारे शंकु का। मैं दोबारा निकाल के बता रहा हूँ ना, समझ में नहीं आया तो दोबारा देखना। हम ग्रेजुएशन को काफ़ी धीरे से लेके चलेंगे क्योंकि मुझे पता है काफ़ी ने नहीं पढ़ी है ना। तो दोबारा निकालते हैं। शीर्ष मूल बिंदु होता है उस शंकु का जो शीर्ष होता है ना, जिस शंकु का शीर्ष मूल बिंदु होता है उसका समीकरण समद्विघाती होता है। समद्विघाती बनाएंगे तो क्या बनेगा? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, डॉट वन रख लेता हूँ मैं, बनाओ द्विघाती। एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर बने तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको। करो इसको, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब एक चीज देखो, एक्स वाई समतल के समांतर समतल द्वारा प्रतिच्छेद करवा रहा है। मैंने क्या बताया था? एक्स वाई समतल के समांतर समतल का समीकरण जेड बराबर सी, जेड बराबर सी से प्रतिच्छेद करवाओ उसको। क्या आएगा? ए स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जेड की जगह सी रख दो बस, और कुछ नहीं करना प्रतिच्छेद में, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसे मैं जब वो करूंगा पक्षांतर तो ये क्या आएगा? बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर। किसका समीकरण है? डायरेक्टली पता चला नहीं चला, या फिर फॉर्म में बना के बताऊं? इसमें भाग दूं मैं बी स्क्वायर और ए स्क्वायर का, इधर से इधर लेके जाऊं तभी पता चलेगा। डायरेक्टली अति परवलय का समीकरण हो गया है ना। कैसे हुआ अभी भी समझ में नहीं आया तो देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का भाग दे दो, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। भाई पूरे समीकरण में मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर का भाग दे रहा हूँ ना, तो ये क्या आएगा? सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। किसका समीकरण है? अति परवलय का, ठीक। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? ये गोले का केंद्र दे रखा है ओ, त्रिज्या दे रखी है 3। इस केंद्र को जब हम बिंदु ए से मिलाएंगे तो रेखा, तो ए के ध्रुवीय समतल को आर पर मिलती है। सुनो, एक गोला है, गोला बनाते हैं, काफी अच्छा गोला बन गया है ना। ठीक है, ये कोई पॉइंट ए है, इसको जब हम केंद्र से मिलाते हैं ओ तक, वो केंद्र दे रखा है, मूल बिंदु है ना वो, ए से मिलाएंगे तो इसका जो क्या कह रहा है, इस पर समतल है, कैसा समतल है? ध्रुवीय समतल, वो ऐसे बनेगा। वो किस बिंदु पर मिलता है? ये पॉइंट कौन सा? ये है आर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि क्या पूछ रहा है? ओ आर की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। ओ आर इक्वल टू हमें ज्ञात करनी है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, आपने पढ़ी होगी,
ये हो गया ध्रुव, मैं लिख देता हूँ हिंदी में ना, समझ में आ जाएगा आपके। ध्रुव 3,4,0, ये ध्रुवीय समतल है, और ये हो गया इसका केंद्र बोलेगा 0,0,0। ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है इस बिंदु ओ की ए से दूरी निकालो, उसका गुणा करो बिंदु ओ की आर से दूरी। भाई गोले के केंद्र से स्पर्श समतल की दूरी और बिंदु की दूरी का गुणा करेंगे तो वो होता है आर स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर आता है, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए, बस लगाओ। ओ ए क्या आएगा, ओ ए की डिस्टेंस निकालना, 3 3 9, 4 4 16, 25 तो 5 आ गई, डॉट ओ आर हमें निकालनी है। ठीक है, और त्रिज्या, त्रिज्या कितनी देर की, 3, तो 3 3 9, यहाँ से ओ आर क्या आ गई है बताओ, लेंथ ओ आर आ गई 9/5। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें प्रॉपर्टी आनी चाहिए, होनी चाहिए थी। ये ध्रुवीय समतल और ध्रुव की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब हम आ गए 2022 के संस्कृत डिपार्टमेंट वाले पेपर पर, और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, गलत कथन है, 4 कथन दे रखे हैं, उनमें से हमें एक गलत ढूंढना है। ठीक है, देखो, पढ़ो इसको। कोई समीकरण है, क्या बोल रहा है, गोले का समीकरण नहीं है। अब एक बात बताओ, गोले के समीकरण में एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के गुणांक तीनों समान होने चाहिए, क्या इसमें है, नहीं है, तो ये है गोले का समीकरण नहीं है। और ये क्या कह रहा है, नहीं है, तो कथन तो सही हो गया, और हमें गलत कथन ढूंढना है। ठीक है, दूसरे वाले में देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 2y/z। अब एक बात बताओ, गोले के समीकरण में वाई जेड, एक्स वाई और एक्स जेड के गुणांक होते हैं 0, तो इसमें तो नहीं है, तो ये भी गोले का समीकरण नहीं है। और ये क्या बोल रहा है, गोले का समीकरण नहीं है, तो कथन तो सही हो गया। तीसरे वाले को देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड के गुणांक और 11। तीसरे चौथे ऑप्शन में देखो, इसमें भी सेम है, तो कैसे निकालोगे, अब कैसे करोगे बताओ। अब ये दोनों प्रॉपर्टी तो फेल हो गई यहाँ पर, भाई इन दोनों में नहीं लग रही, अब किस प्रॉपर्टी से करोगे, अब हम करेंगे त्रिज्या वाली प्रॉपर्टी से। भाई गोला है तो उसकी त्रिज्या भी तो आनी चाहिए, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी। ठीक है, अब लगाओ, त्रिज्या का फॉर्मूला ऑप्शन नंबर 3 में है ना, इस इक्वेशन में लगाओ, ये रहा इक्वेशन, आर इक्वल टू अंडर द रूट, करो यू स्क्वायर 1, बी स्क्वायर 4, यू वी डब्ल्यू केंद्र है ना, डायरेक्ट निकाल लेना, 1 2 3 आएंगे, प्लस 3 3 9 माइनस का डी, माइनस का 11 प्लस का 11 हो जाएगा, 11 9 20 5 25, तो 5 त्रिज्या आ गई 5, तो ये तो बैठ गया सही। ये क्या बोल रहा है, गोले का समीकरण नहीं है, ये तो बिल्कुल है, तो ये है कथन गलत है, मतलब आंसर सही है। चौथे वाले ऑप्शन में देखना, त्रिज्या निकाल के, इस चौथे वाले के लिए निकाल के देख लो एक बार, अंडर द रूट, वही 1 2 3 है, तो 1 + 4 + 9, क्या है ये, यू वी डब्ल्यू के स्क्वायर माइनस का 15, जब करोगे ना तो त्रिज्या ही हमारी कहाँ चली गई, इसमें त्रिज्या चली गई 9 और 5 14, तो माइनस, बताओ, आयोटा में त्रिज्या थोड़ी आएगी, काल्पनिक त्रिज्या थोड़ी आएगी, तो ये गोले का समीकरण नहीं है, मतलब कथन सही है। हमें गलत कथन बताना था, ऑप्शन नंबर 3 है ना। अब मैं एक लाइन में डायरेक्टली बताता हूँ, डायरेक्टली देखना है, ये नहीं बैठ रहा जेड स्क्वायर का, ये नहीं बैठ रहा, इनमें देखो, ये माइनस का 11 है, ये प्लस का 15 है, और हमें पता है सूत्र में हम घटाते हैं, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी, त्रिज्या निकालते टाइम, तो इसे घटा नहीं पाएंगे, इसे तो घटाएंगे तो जुड़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हम हर एक क्वेश्चन में यह देखेंगे कि एक तो होता है मेथड, ठीक है, जो जनरल मेथड है, और एक देखेंगे हम कि एग्जाम हॉल में, भाई एग्जाम हॉल में बैठे हो तो जरूरी नहीं है सारी चीज़ें आपको याद आ जाए, और एग्जाम हॉल में करना भी विद इन 1 मिनट या मैक्सिमम 2 मिनट के भीतर भीतर है क्वेश्चन, तो कैसे करना होता है। अब इस क्वेश्चन को देखो, है ना, सबसे पहले पढ़ो इस क्वेश्चन को। बिंदु ए दे रखा है, गोले एस के सापेक्ष ध्रुवीय समतल दे रखा है, तथा गोले का केंद्र दे रखा है, तो त्रिज्या पूछिए। ठीक है, अब ध्रुवीय समतल दे रखा है, तो ध्रुवीय समतल से पहले गोले का समीकरण निकाल लेते हैं ना, केंद्र दे ही रखा है हमारे लिए, त्रिज्या पूछिए। गोले का समीकरण क्या होगा, x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर प्लस z - 0 मतलब जेड स्क्वायर, और मैंने त्रिज्या मान ली r, त्रिज्या पूछ रहा है, मैंने r मान ली। ठीक है, r हमें फाइंड आउट करनी है। अब एक बात बताओ, इस गोले का इस बिंदु ए के सापेक्ष ध्रुवीय समतल का समीकरण निकालना,
भाई ध्रुवीय समतल का समीकरण निकालना आना चाहिए आपको। कैसे निकालते हैं मैं एक और बार लिख देता हूँ। x(x1) प्लस y(y1) प्लस z(z1) इक्वल टू r², ऐसे निकालते हैं। और अगर x का गुणांक हो जैसे 2x तो उसकी जगह रख देते हैं 2 का भाग x प्लस x1, ऐसे y के गुणांक के लिए भी z के लिए भी। तो मैं लगाता हूँ डायरेक्ट इसमें। मैं इतनी उम्मीद करके चलता हूँ, आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा हुआ है ना। लगाओ, कैसे लगाओगे? पहले तो समीकरण को फॉर्म में लिख लो। x² प्लस y² और माइनस का 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू r²। यहाँ z² और आएगा है ना, इज इक्वल टू r² माइनस 2 मैंने पक्षांतरण कर दिया। अब इसका इस बिंदु के सापेक्ष ध्रुव वो निकालना, ध्रुवीय समतल का समीकरण निकालना। कैसे निकालोगे? x(x1) मतलब माइनस का 2x, y(y1) मतलब 3y, z(z1) इक्वल टू 4z। अब यहाँ देखना ध्यान से, 2 का भाग देते हैं इस गुणांक में, तो 2 का भाग देंगे तो माइनस का बचा x प्लस x1 मतलब x माइनस 2, माइनस का y प्लस 3 और कोई है नहीं तो बराबर r² माइनस का 2। अब ध्यान से देखना, x का गुणांक क्या आया? माइनस का x और माइनस का 2x माइनस का 3x। ठीक है, मैं माइनस और कॉमन ले लूँ डायरेक्ट। ठीक है, 3x, 3y और माइनस y प्लस का 2y आएगा तो माइनस से 2y, और ये आएगा माइनस का 4z। अब देखो कांस्टेंट क्या आएगा? बराबर 0। अब एक बात बताओ, ये आ गया क्या? ध्रुवीय समतल। इस बिंदु का इस गोले के सापेक्ष ध्रुवीय समतल आ गया ये निकाला है हमने। और क्वेश्चन कह रहा है ये है ध्रुवीय समतल। इससे तुलना करो, ये दोनों एक ही समीकरण होंगे। वो एक ही समीकरण कब होंगे? जब गुणांक आपस में बराबर होंगे, मतलब 3। डायरेक्टली तुलना भी कर लो, पूरा समीकरण सेम दे रखा है। तो यहाँ से r² माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई? डायरेक्ट तुलना करने पर 1। तो यहाँ से r² बराबर क्या आ गया? 2, और r² 2 आ गया तो r क्या आ गई? √2। तो त्रिज्या आ गई √2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर है ना। 3D के क्वेश्चन थोड़ी सी दिक्कत करेंगे आपको, अगर पहले अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो, है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कुछ नहीं है, बस इसमें इस क्वेश्चन में हमने इस बिंदु का ध्रुव निकाला, सॉरी ध्रुवीय समतल निकाला, और वो इसी के बराबर रख दिया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। बिंदु अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाली रेखाओं जिनकी दिक्कोजाएं दे रखी हैं इस संबंध से इसको संतुष्ट करती हैं तो जनित शंकु बताना है। एक बार बताओ, ये दिक्कोजाओं का समीकरण है ना, FLMN इज इक्वल टू 0। अगर ये समद्विघातु हो ना, मतलब सभी की घातों का योग समद्विघात आ रहा हो, समद्विघाती हो, तो डायरेक्टली LMN की जगह वही रख देना इस बिंदु के। वो जैसे जनक रेखा की वो क्या आएगी? जनक रेखा क्या आएगी? अल्फा बीटा गामा से जरूर निकलेगी। तो अल्फा माइनस x माइनस अल्फा अपॉन एल, बाई माइनस बीटा अपॉन एम, और जेड माइनस गामा अपॉन एन। ठीक है, ये हो गई क्या? इसकी जनक रेखा। दिक्कोजाएं संतुष्ट कर रही हैं। डायरेक्टली एल एम एन की वैल्यू इस समीकरण में रख देना, यहाँ से, है ना, तुलना करके डायरेक्ट समीकरण निकल आएगा। तो क्या आएगा? एल की जगह रखोगे x माइनस अल्फा, एम की जगह एन बाई माइनस बीटा, और एन की जगह जेड माइनस गामा रखो। तो क्या आएगा? ए, एल की जगह x माइनस अल्फा का स्क्वायर। ऑप्शन देखना डायरेक्ट, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है ना, पूरा निकालने नहीं पड़ा, एक ही उससे आ गया। मैं एक और बार डायरेक्टली बता रहा हूँ, FLMN है ना, ये जो दे रखी हो दिक्कोजाओं में संबंध समद्विघाती हो, डायरेक्टली अल्फा बीटा गामा रख देना x माइनस करके, है ना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? बेलन का समीकरण जिसके अक्ष जेड अक्ष के समांतर हैं तथा वक्र दे रखा है को काटते हैं तो x का गुणांक y का गुणांक अचर पद क्रमशः ये है। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या निकलवा रहा है? ये हमसे कह रहा है कि जो बेलन है ना उसका इक्वेशन निकालो, और उस इक्वेशन में एक कंडीशन दे रहा है हमें कि x का गुणांक क्या आएगा, y का गुणांक क्या आएगा, अचर पद क्या आएगा। तो कंडीशन तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो हमें बेलन का समीकरण चाहिए। तो बेलन का समीकरण हमसे निकलवा रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे सुनो। हम पूरी विधि पर नहीं जाएंगे, शॉर्ट, जितना शॉर्ट होगा हम उस क्वेश्चन को उतना शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे ना। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती, मेन ट्रिक का एक हिस्सा होती है ना। मेन ट्रिक को शॉर्ट कर दो, जैसे मेन मेथड को। जैसे कैसे करेंगे? जनक दे रखे हैं जेड अक्ष के समांतर, तो एक बार बताओ जनक कौन के दिक् अनुपात क्या आएंगे? 0।
कोमा 0 कोमा 1। भाई जेड अक्ष के समांतर वो है क्या, बेलन की अक्ष है, जेड अक्ष के समांतर है, ये देखो एक्स वाई जेड। कुछ किसको मानोगे, जेड एक्स बाई जेड। एक बात बताओ, ये बेलन की अक्ष है, अगर जेड अक्ष के समांतर है तो बेलन तो ऐसे घूमेगा ना, अक्ष के लंबवत ही तो घूमेगा कहीं पर भी जाए, लेकिन अक्ष के तो लंबवत ही होगा। ये अक्ष जेड अक्ष में होगी तो बेलन एक्स और वाई में घूमेगा ना। तो बेलन के समीकरण में हम निरीक्षण से निकालेंगे कि जेड का जो पद होगा ना, जेड का पद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जेड में जाएगा ही नहीं ना, जेड अक्ष के समांतर तो वो आ गई उसकी अक्ष। तो बेलन के समीकरण में जेड अक्ष नहीं होगी, क्योंकि एक्स और वाई में ही घूमेगा फिर वो। यही निकालना था इसमें जल्दी करने के लिए, तो जल्दी करेंगे। जेड को हटाएंगे कैसे, हमें पूरा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जेड अक्ष के समांतर बेलन का समीकरण निकालो, नहीं। जेड अक्ष के समांतर अच्छा आ गई तो बेलन, शुरू से देखना, एक्स बाई जेड, जेड अक्ष के समांतर कुछ भी मान लो, इधर आ गई कोई अक्ष, तो बेलन एक्स और वाई में घूमेगा, जेड का पद नहीं होगा। जेड का पद नहीं होगा तो जेड के पद को हटाएंगे कैसे, दिए गए निर्देशक वक्रों से, ठीक है। कैसे हटाएंगे, ये एक वक्र दे रखा है और ये वक्र, इन दोनों से जेड का विलोपन करो। जेड का विलोपन कैसे करोगे, सिंपली इसमें से जेड की वैल्यू निकाल लो और ऊपर वाले में रख दो, बस। रखो, क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। और जेड का मान यहाँ से क्या आएगा, नीचे वाले से जेड की वैल्यू आएगी एल एक्स, सॉरी पी माइनस एल एक्स अपॉन एल एक्स माइनस एम बाई, पूरा है ना, जेड की वैल्यू निकाल रहे हैं, पी माइनस एल एक्स माइनस एम बाई अपॉन एन। ये आ गई जेड की वैल्यू। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या आएगा ये, एन ए एक्स स्क्वायर प्लस एन बी बाई स्क्वायर। इसको वापस इधर लाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का, पहले एक्स वाले गुणांक को ले आते हैं, 2cl x प्लस का 2cm बाई और माइनस का 2pc इज इक्वल टू 0। ये आ गया बेलन का समीकरण। भाई डायरेक्टली मैंने कैसे निकाल दिया बताओ, बहुत टाइम लगता है ऐसे निकालते, जेड अक्ष के समांतर जनक रख के फिर निकालते निर्देशक वक्र से, क्योंकि जेड अक्ष के समांतर दे रखी है तो एक्स और वाई में घूमेगा, जेड का विलोपन करना है इससे, बस। ये डायरेक्ट हमने थोड़ा सा शॉर्ट किया इस क्वेश्चन को, है ना। अब क्या दे रखा है, समीकरण तो आ गया हमारे पास बेलन का। अब पढ़ो क्वेश्चन को क्या कह रहा है। एक्स का गुणांक दे रखा है, भाई एक्स का गुणांक क्या है इस समीकरण में बताना। एक्स का गुणांक है 2cl, तो 2cl इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 2। भाई दे रखा है ना एक्स का गुणांक, बाई का गुणांक 4 है, बाई का गुणांक निकालना 2cm, कुछ ही नहीं करना है इसमें, बस 4। अचर पद है -2, अचर पद क्या है 2pc, माइनस का 2pc बराबर क्या दे रखा है, माइनस का 2। एल प्लस एम अनुपात पी निकालना है हमें। अब एक बात बताओ, एल प्लस एम, देखो तीनों ही इक्वेशंस में, जल्दी करने का तरीका बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन फंस जाते हैं एग्जाम हॉल में बैठे हैं, अब बताओ कैसे निकालोगे ये। तो सोचो, तीनों में 2c और 2c कॉमन है, और तीनों में ही एल एम और पी है, तो एल प्लस एम अनुपात पी निकालना है। पहले तो माइनस से प्लस, माइनस कैंसिल कर दो, ये माइनस दोनों तरफ प्लस हो गया है ना। इन दोनों को जोड़ के इसका भाग दे दूं तो क्या आएगा, 2cl प्लस 2cm। क्यों किया, मुझे एल प्लस एम करना है, तो इसमें एल है इसमें एम है, दोनों को जोड़ा। अनुपात निकालना पी से, इसमें पी है तो 2pc से भाग दे दिया, करना 4+2, वही RHS में 4+2/2। ये क्या है, 2c कॉमन लोगे ऊपर से तो एल प्लस एम, और नीचे 2c कैंसिल बचा के पी इज इक्वल टू 4 और 6/2 इज इक्वल टू 3, तो 3:1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम हॉल में जब करोगे ना इस क्वेश्चन को, ये निकालने में जोर आएगा। ये निकाल लिया फिर यहाँ पे फंसोगे थोड़ी देर के लिए। तो हैं, 3D तो 3D है, मतलब अभी तक काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं 3D से, है ना। इसीलिए हम 3D को, स्पेशली 3D को काफ़ी स्लो लेके चलेंगे, 2 क्लासेज में कवर करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। इस क्लास में हमने 12 क्वेश्चन किए हैं, लगभग 12-15 क्वेश्चन और बचे होंगे, उसे हम पार्ट 2 में डिस्कवर करेंगे, है ना। उसको जाके जरूर देखना। तो कहने का मतलब ये है कि बाकी सब तो हमारे इजी हैं, फिर भी 3D, ये 3D है ना, थोड़ी सी दिक्कत करती है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को दिक्कत करती है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, है ना। ये प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन है, इसे हम करेंगे। ये वेक्टर दे रखा है, डाइवर्जेंस से निकालना है ना, पॉइंट 1,1,1 पर। अगर याद है पिछली क्लास,
हमारी वेक्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है ना, वेक्टर कैलकुलस को 2 पार्ट्स में, उनको जरूर देखना। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर निकालते हैं तो कैसे करते हैं, आई कैप के गुणांक का एक्स के सापेक्ष, जे कैप के गुणांक का बाई के सापेक्ष और के कैप के गुणांक का जेड के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करके जोड़ देते हैं। करो, एक्स के सापेक्ष बाई प्लस इसका करोगे बाई के सापेक्ष जेड प्लस इसका करोगे जेड के सापेक्ष एक्स। ये आ गया डाइवर्जेंस डॉट है, मतलब डाइवर्जेंस है। और एट पॉइंट 1,1 तीनों में 1 1 1 तो 3। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अगर नहीं समझ में आ रहा है ये, तो इन दोनों क्लास को जाके जरूर देखना, इन दोनों क्लासेस को, है ना। आपकी समझ विकसित होगी, अंडरस्टैंडिंग विकसित होगी कि सेकंड ग्रेड में वेक्टर कैलकुलस से कैसे क्वेश्चन आते हैं ना। और 3D आपने देख ही ली। अभी तक तो काफ़ी हैवी, मैं सच में कहूँगा, मतलब मॉडरेट क्वेश्चन पूछे गए हैं। सरल नहीं पूछे उसने, मॉडरेट क्वेश्चन पूछे हैं। कोई 1 2 क्वेश्चन को छोड़ दो, सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, 1 2 को छोड़ दो, ठीक है। और ये आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मॉडरेट, बिलो मॉडरेट ही कहूँगा मैं इसको। करना, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना, है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास इसी का पार्ट 2 रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।